हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। फिर हमने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ बहुत सारे इंडेक्सेस और लाए गए विद टाइम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी 2010 की थी, उनमें 3 तरह के मेजर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनइक्वालिटी एडजस्टेड और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। अब पहले हम बात करेंगे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीनों डायमेंशंस की बात करता था। वो बात करता था हेल्थ की, एजुकेशन की और इनकम की, लेकिन वहाँ पर जो बात की गई थी वो ऑन एन एवरेज पूरी कंट्री के लिए एग्रीगेटली बात की गई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली कि किस तरीके से ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। इस पहलू को हमने छोड़ दिया था, इस पर हमने चर्चा नहीं की थी। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया। और इस इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ही इक्वल होगी अगर किसी तरह की कोई भी इनइक्वालिटी लोगों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। और यदि इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं तो इस इंडेक्स की वैल्यू गिरती जाएगी और कम होती रहेगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इनइक्वालिटी के लिए एडजस्ट किया गया, उनके बीच में क्या डिफरेंस है कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड जो मेज़र है वो एक तरीके के लिए दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस आएगा HDI और इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI के बीच में, वो एक लॉस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का लॉस है। और क्यों लॉस हो रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का? क्योंकि इनइक्वालिटीज़ आपके कंट्री में एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर दूसरा जो इंडेक्स आता है वो है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर के अक्रॉस यदि इनइक्वालिटीज़ को देखना हो तो इस इंडेक्स को 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने सबसे पहले 2 जेंडर ग्लोबल इंडेक्सेस लाए थे। एक तो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स था और एक जेंडर एम्पावरमेंट मेजर था। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स किस चीज़ की बात करता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से हो रहा है अक्रॉस दी जेंडर्स। क्या जेंडर के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई इनइक्वालिटीज़ तो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, जबकि जेंडर एम्पावरमेंट जो मेज़र है वो किस चीज़ की बात करता है कि वीमेन कितनी कैपेबल हैं इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए, या उनके पास कितने फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पहलुओं पर। अब ये जो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है और आपका जेंडर एम्पावरमेंट मेज़र है, इनमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। किस तरीके की कमियां रह गई? पहली चीज़ कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तो लाया गया और उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जेंडर इनइक्वालिटीज़ को देखने के लिए फ्रेम किया गया, लेकिन ये किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है? डिस्पैरिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है बजाय कि अचीवमेंट्स के। बहुत सारी अचीवमेंट्स भी होंगी जो हमने अचीव की हैं जेंडर के अक्रॉस, जहाँ हमने इक्वालिटीज़ को अचीव किया है, लेकिन यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ पर ज़्यादा फोकस है। दूसरा, दोनों ही मेजर्स को जब आप इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने चलते हो तो डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, खासकर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तीसरा प्रॉब्लम है कि जब आप जेंडर एम्पावरमेंट मेज़र की बात करते हो तो ये जो इंडेक्स है ये किस चीज़ के लिए बायस्ड है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बायस्ड है या अर्बन एरियाज़ के लिए बायस्ड है? क्योंकि वहाँ पर ही इस तरीके की बातें ज़्यादा की जा सकती हैं कि कितनी पावर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली विमेन के पास है, जबकि रूरल एरियाज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर और बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं और इन मेजर्स पर हम कंपैरेटिवली काफ़ी लेट आ पाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में आपके जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इस इंडेक्स में 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, दूसरा एम्पावरमेंट कैसा है, तीसरा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कैसा है। और इस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। अगर 1 आती है
तो आप कह सकते हैं कि मैन और वीमेन दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, दोनों तक ह्यूमन डेवलपमेंट है जो वो प्रॉपर रूप से पहुंच पा रहा है। यदि वैल्यू कम आएगी तो वो इनइक्वालिटीज़ को शो करेगी। फिर जो इंडेक्स आता है वो है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। 1997 में पहले हम ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स लाए थे किस चीज़ को देखने के लिए कि किसी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कितनी पुअर्टी एग्जिस्ट कर रही है। और इसमें हम किन किन चीज़ों को देखते थे। पहला कि हम देखते थे कि जो भी बर्थ ले रहा है वो 40 की एज तक सरवाइव करेगा या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा कि अडल्ट इलिटरेसी रेट कितना है आपके यहाँ। और तीसरा एवरेज पॉपुलेशन जिसको वाटर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे इम्प्रूव्ड, और चिल्ड्रन कितने हैं जो अंडरवेट हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर कर आप एवरेज एक इंडेक्स बनाते थे जिससे आप ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स कहते थे। ये जो ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स है वो ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स एवरेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। इन सब चीज़ों को लेकर एग्रीगेटली आपने एक इंडेक्स फॉर्म किया जिसमें आप डेप्रीवेशन की बात करते हैं कि एग्रीगेटली आपकी पॉपुलेशन कितनी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डेप्रीवेटेड है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आया, क्योंकि ये एक एग्रीगेट मेज़र था तो आप इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर सकते थे, हाउस होल्ड की बात नहीं कर सकते थे, ग्रुप ऑफ पीपल को कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो नया इंडेक्स आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में, वो था मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, जिसने रिप्लेस किया ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स को। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स किस तरीके से बात करता है, हेड काउंट की बात करता है, यानी कि शेयर ऑफ पीपल देखता है, काउंट करता है कि कितने लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। और एवरेज नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस की बात करता है हर एक मल्टी डायमेंशनली पुअर हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस के लिए, यानी कि किस चीज़ की बात करता है कि कितने पुअर्टी एग्जिस्ट कर रही है। पहले तो कितने नंबर पुअर है, फिर इंटेंसिटी ऑफ देयर पुअर्टी को मेज़र करने के लिए ये इंडेक्स फ्रेम किया गया। अब इसमें 3 डायमेंशंस ली गई, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इन तीनों डायमेंशंस को फर्दर 10 इंडिकेटर्स के थ्रू आगे रिफ्लेक्ट किया गया है। हर एक डायमेंशन को इक्वल वेट दिया गया है। और एक हाउस होल्ड को हम मल्टी डायमेंशनली पुअर कह देते हैं यदि वो 2 से 6 इंडिकेटर्स पर आपके डिप्राइव्ड है, यानी उसे उन चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है, वो चीज़ों उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। फिर आप बात करते हैं कि लिंक क्या है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, पहले हम फोकस कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए, इनकम है जो नेशनल इनकम हो, पर कैपिटल इनकम हो, वो लगातार लंबे समय तक इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन खाली आप कहें कि इकोनॉमिक बेसिस पर आपकी कंट्री ग्रो करे, तो ऐसे में कंट्री के वेलबींग को आप नहीं देख सकते। और कंट्री में वहाँ रह रहे लोगों के वेलबींग को, उनके चॉइसेस को ब्रॉडन करने के लिए, देखने के लिए नया कॉन्सेप्ट जो सामने आया वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हैं आपके जो, वो दोनों जुड़े हुए हैं। यदि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ होगी वो जॉबलेस ग्रोथ होगी, जहाँ पर लोगों के लिए जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। रूथलेस ग्रोथ होगी, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली जो है रिच सेक्शन तक आपके लिमिटेड है। वॉइसलेस ग्रोथ होगी, जहाँ लोगों के पास अपने डिसीजंस को, अपनी वॉइसेस को रखने की फ्रीडम नहीं है। रूटलेस ग्रोथ होगी जहाँ कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है लोगों की। या फिर फ्यूचरलेस ग्रोथ होगी, जहाँ पर अनकंट्रोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की जा रही है। प्रेजेंट जनरेशन तो ग्रो कर रही है सारे रिसोर्सेज को, लेकिन वो अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर रही है विदाउट कंसीडरिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो अब ऐसे में ऐसी ग्रोथ को आप अच्छा नहीं मान सकते और इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी है और आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बीच में एक गहरा लिंक पाया जाता है। पहली चीज़ कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिंक को आप कैसे दिखा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है यहाँ पर। जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ करे वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट हो, मतलब लोगों को
ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ, वेल पेड ऑफ वर्क हो उनके पास। दूसरा जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इनकम और तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम इनकम की और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि जो इनकम आपकी इकोनॉमी में जनरेट हो रही है वो लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पूरे पॉपुलेशन तक इक्वली रूप से अवेलेबल होनी चाहिए। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि एक्सेस ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो सभी लोगों को इक्वली रूप से मिल पाएँ, लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर डेवलप हो पाएँ, असेट्स उनको प्रॉपरली मिल पाएँ। फिर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एजुकेशन, हेल्थ और स्किल में, यानी कि जितनी आपके यहाँ पर पॉपुलेशन है उस सबको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिले, एजुकेशन की, हेल्थ की, स्किल फॉर्मेशन की, जिससे आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है साथ साथ इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बढ़ने की। फिर आप कहें कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी में आप विमेन और मैन दोनों को ही बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, और बेटर एजुकेशन, चाइल्ड केयर, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हर एक पहलू पर दोनों ही इक्वली जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर पाए। एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए जहाँ रोल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ आपको देखने को मिलता है, और आप कहते हैं कि इसी के साथ आपके पास गुड गवर्नेंस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि सरकार ऐसी हो जो अच्छे डिसीजंस ले पाए, लोगों के हित में हो, जिससे लोगों की वेलबींग इम्प्रूव हो, लोगों के पास ज़्यादा पॉलिटिकल सहभागिता है जो उनकी बढ़ पाए, तो डिसीज़न मेकिंग में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों से मिलकर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वैसे वैसे ही आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे, और फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर हम